This is lecture 2 of modern physics. Lecture 2, revision lecture. Lecture 2 of modern physics. Lecture 2 of modern physics. Modern physics. Modern physics. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 6000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे ही बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि आपको लैम्डा नॉट का वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बोला देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फ्रॉम। अच्छा, 4 ऑप्शन है में से किससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। जैसे ही आपको लैम्डा नॉट 6000 एंगस्ट्रॉम दिया तो लेक्चर 1 में मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, उस टेबल में मैंने आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज के बारे में बताया था। तो मैं आपको वापस से वो टेबल पे ले जाता हूँ। जैसे आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में देखिए आपको जो क्वेश्चन में लैम्डा नॉट दिया था दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम दिया था। तो ध्यान से देखिए, लैम्डा नॉट जो 6000 क्वेश्चन में दे रखा वो विजिबल रेंज के बीच में आता है। देखिए विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ रेंज है वो है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर लैम्डा नॉट 6000 है जो कि बेसिकली विजिबल रेंज के बीच में आ रहा है, तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या कहता है कि अगर लैम्डा यानी जो लाइट का वेवलेंथ है जो मेटल पे फॉल कर रहा है वो लैम्डा अगर लेस देन है लैम्डा नॉट से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो विजिबल रेज के बाद आएगा जैसे कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसका लैम्डा ज़्यादा होता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जो विजिबल रे के इधर आएगा उसका लैम्डा कम होता है और उसमें से एक एग्जांपल है यूवी रेज। सो इसका एक तो आंसर होगा यूवी रेज। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन हमने चेंज कर दिया। ऑप्शन में हमने रखा रेड, येलो, ऑरेंज और ऑल। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो विजिबल रेज है उसका वेवलेंथ का ऑर्डर आता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी विजिबल रेज की अगर आप बात करते हैं विबग्योर तो 3800 इसका होगा और रेड का 7800 होगा। तो 6000 है तो 3800 और 78 का कहीं ना कहीं बेसिकली जो एवरेज होगा वो बेसिकली क्या होगा, कह सकते हैं इसको येलो या ऑरेंज कह सकते हैं। तो ये लैम्डा नॉट हो गया। तो इसके नीचे इन सब का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से कम होगा, तो इन सब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इन सब से नहीं होगा तो ऑरेंज और रेड से नहीं होगा, येलो से होगा तो येलो विल बी द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, आंसर ऑप्शन अलग हो गया। अब ऑप्शन में ये है, अब देखिए इन सब का विजिबल यूवी एक्सरे, इन सब का जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट से कम आएगा। मैंने आपको टेबल में दिखाया था, आप वापस से टेबल में जाके देखिए, विजिबल रेज से इन सब का यूवी का, एक्सरे का लैम्डा कम आता है। तो यही तो कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आने वाली लाइट की लैम्डा कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इन सब का कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको न्यू नॉट का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो बोला देन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल। तो किससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन तो पता है। कंडीशन क्या है कि अगर लाइट से आने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि लाइट से आने वाली फ्रीक्वेंसी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। आपको न्यू नॉट दिया है तो आप पहले वर्क फंक्शन निकालिए मेटल का। तो मेटल का वर्क फंक्शन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, H न्यू नॉट, ये याद रखिएगा।
किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एच न्यू नॉट। अच्छा, एच जो है आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻34 लेना है, और जो न्यू नॉट है आपके पास गिवन है 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, ये आंसर आएगा जूल में, ये आंसर आएगा जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू। अच्छा, ध्यान से देखिए, वर्क फंक्शन आ गया। अब जैसे ही वर्क फंक्शन आ गया तो अब आप चेक करिएगा ऑप्शन में कि किस आपको मैंने एनर्जी बताया था, एनर्जी का ऑर्डर, किसका एनर्जी इससे ज़्यादा या इसके बराबर होगा तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो नहीं निकालेगा। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग हो गया, सिमिलरली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इतना है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन किससे होगा। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 8 इंटू 10⁻13, तो देखिए 8 इंटू 10⁻13 जो है वो इससे है कम है, इससे कम है। 6 इंटू 10⁻12 इससे कम है, 12 इंटू 10⁻10 इससे कम है, 6 इंटू 10⁻15 ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना था एच न्यू नॉट से। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, जो लाइट से फोटोन आ रहा है, मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है, उस फोटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, पहला जो प्रॉपर्टीज है फोटोन का वो है मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, ध्यान से सुनिए। मास ऑफ फोटोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर इसको हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो मास ऑफ फोटोन में हम फोटोन के 3 मास के बारे में बात करते हैं। एक तो हम फोटोन के रेस्ट मास के बारे में बात करते हैं, रेस्ट मास को हम m0 से डिनोट करते हैं। एक फोटोन का हम रिलेटिव मास के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव मास के बारे में, ठीक है। रिलेटिव मास को हम mr से डिनोट करते हैं। और एक फोटोन के लिए हम इफेक्टिव मास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इफेक्टिव मास के बारे में, इफेक्टिव मास के बारे में। अच्छा, ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव मास के बारे में बात करते हैं। जो रेस्ट मास होता है फोटोन का, अच्छा रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो हम 0 लेते हैं। देखिए, फोटोन तो रुकता ही नहीं है। अरे साहब, जो आपके ऊपर लाइट से फोटोन आ रहा है, क्या वो रुका है? क्या रुका हुआ है? क्या फोटोन तो कभी रुकता ही नहीं है। फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलते रहता है, तो रेस्ट पे तो है नहीं, तो उसका रेस्ट मास तो होगा ही नहीं। अच्छा, फिर रिलेटिव मास देखिए, रिलेटिव मास को देने के लिए एक फॉर्मूला होता है m0 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। अच्छा, v क्या है? किसी भी जो मास का वेलोसिटी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, फोटोन के लिए हम रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। फोटोन के लिए अभी हमने पढ़ा उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो यहाँ से आप 0 रखिए डिवाइडेड बाय, अच्छा जो फोटोन का वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो c/c कितना हो गया? 1, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 आ जाएगा ये। जैसे ही ये 0/0 आया तो रेस्ट मास 0/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोटोन के लिए जो रिलेटिव मास होता है इट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा साहब, आप रेस्ट मास बोल रहे हैं 0 है, रिलेटिव मास बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड है, तो इफेक्टिव मास बता दीजिए। ठीक है साहब, बता देते हैं। तो इफेक्टिव मास को डिराइव करने के लिए हम प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी यूज करेंगे। अच्छा, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू के बराबर होता है, यस और नो? अच्छा, आइंस्टाइन भी बोलते हैं साहब कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ फोटोन इनटू c²। आइंस्टाइन ने बोला ये, तो हम दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो h न्यू इज इक्वल टू मास ऑफ फोटोन इंटू c², h न्यू इंटू मास ऑफ फोटोन इंटू c²। तो यहाँ से देखिए, इसको न्यू को क्या लिख सकते हैं? c अपॉन लैम्डा, तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू मास ऑफ फोटोन इंटू c²। अच्छा, c² को नीचे लेके आइए। अच्छा, एक c खत्म हो जाएगा, तो c को नीचे लेके आइए, तो मास ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? मास ऑफ फोटोन हो जाएगा, यहाँ से मास ऑफ फोटोन बोल सकते हैं h अपॉन, देखिए मास ऑफ फोटोन यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से c को नीचे लेके आइए, तो मास ऑफ फोटोन हो जाएगा h अपॉन c लैम्डा।
तो ये एक और फॉर्मूला आ गया कि यहाँ से हम मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए साहब, जो मास ऑफ फोटोन है, अगर ध्यान से देखिएगा तो मास ऑफ फोटोन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। यानी कि अगर आप विबग्योर को डिस्कस करिए तो इधर आप आ रहे हैं तो लैम्डा बढ़ेगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि इधर जाने से मास ऑफ फोटोन कम होगा। यानी कि जो मास होगा वायलेट लाइट का, यानी कि जो वायलेट लाइट में फोटोन है उसका मास ज़्यादा होगा मास ऑफ फोटोन जो रेड लाइट में होगा, क्योंकि साहब रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, उस रेड लाइट में जो फोटोन होंगे उसका मास कम होगा। वायलेट उसका लैम्डा कम है तो उसका मास, उसमें जो फोटोन होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये आया था AIPMT में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर फोटोन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। अच्छा इस चीज़ को ध्यान से समझिए साहब। अच्छा मोमेंटम होता है जिसको P से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं मास। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा अभी हम मास पढ़ के आए हैं फोटोन का मास होता है h/c लैम्डा, ठीक है, फोटोन का मास होता है h/c लैम्डा। अच्छा और वेलोसिटी किससे चलता है? फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से, तो c से c खत्म, तो मोमेंटम आ गया फोटोन का h/लैम्डा। अच्छा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए एक सरफेस पे फोटोन आ रहा है, फोटोन आया टकराया और टकरा करके रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्शन में जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ है, और एक फोटोन का जो मास है और एक फोटोन का जो एनर्जी है और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो सेम रहता है। तो ध्यान से समझिए क्या क्या बोला मैंने। तो रिफ्लेक्शन में हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन में क्या सेम रहेगा? रिफ्लेक्शन में स्पीड जो फोटोन चल रहा है जिस स्पीड से, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू, उस फोटोन का लैम्डा, मास ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन और मैग्नीट्यूड का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये सेम रहेगा रिफ्लेक्शन में। अच्छा हमने यहाँ पे मास ऑफ वन फोटोन बोला है, हमने यहाँ पे एनर्जी ऑफ वन फोटोन बोला है। हाँ एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे फोटोन का, ओवरऑल सारे फोटोन का एनर्जी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है कि कोई फोटोन जो है वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट ही ना करे, कोई फोटोन रिफ्रैक्ट कर जाए तो उसका एनर्जी में तो चेंज होगा, लेकिन एक फोटोन का जो एनर्जी है वो सेम रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वो क्या करेगा? वो चेंज करता है कि अगर उसके डायरेक्शन में चेंज हो तो टोटल एनर्जी में चेंज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। तो जो वेलोसिटी है और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अच्छा क्या हो कि अगर रिफ्रैक्शन हो, क्या हो कि अगर रिफ्रैक्शन हो, तो अगर रिफ्रैक्शन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो तो सेम रहता है, ये सेम रहेगा, लेकिन जो स्पीड है, वेवलेंथ है, मास ऑफ वन फोटोन है, मोमेंटम है, ये चेंज होगा और टोटल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा
अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड या इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज में लेंगे। अच्छा, आपको पता है जो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते हैं पावर, तो इंटेंसिटी को लिख सकते हैं पावर अपॉन एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी हो गया पावर अपॉन एरिया। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये जो इंटेंसिटी है इसको अलग अलग सरफेस के लिए हम डिनोट करते हैं, अलग अलग सोर्स के लिए डिनोट करते हैं। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं पावर अपॉन 4πr², और इंटेंसिटी यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है 1/r², ऐसा बोलते हैं। अगर ये जो सोर्स है वो लीनियर से या सिलेंड्रिकल है, सोर्स अगर लीनियर या सिलेंड्रिकल है तो इस केस के लिए जो इंटेंसिटी आता है वो होता है पावर अपॉन 2πrl। तो यहाँ से इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, देख सकते हैं आप। अगर जो बेसिकली सोर्स है वो प्लेन सोर्स है तो उसके लिए इंटेंसिटी जो है वो जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंटेंसिटी अगर पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी होगा पावर अपॉन 1/r², पावर अपॉन 4πr²। लीनियर या सिलेंड्रिकल सोर्स है तो इंटेंसिटी इज पावर अपॉन 2πrl, तो यहाँ से बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आपके पास एक प्लेन सोर्स है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। जो आपका लाइट का इंटेंसिटी है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट का जो इंटेंसिटी है, अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तो आप पॉइंट सोर्स मान के चलिएगा, तो यहाँ से देखिए इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, पावर अपॉन डिस्टेंस के। तो इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर पे डिपेंड कर रहा है, पावर जो सोर्स का पावर है उस पर डिपेंड कर रहा है, और सोर्स का डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये रेडिएशन के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास 2 ट्यूबलाइट है, दोनों का पावर सेम है, दोनों के सेम डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, तो इस आदमी पे इंटेंसिटी सेम होगा। तो इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ पावर, सोर्स के पावर पे और सोर्स का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी हम लिख सकते हैं फोटोन का Nhν, ये n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा, एरिया इनटू टाइम। अब आप क्या करिए, इस n/t को अलग लिख लीजिए, तो इंटेंसिटी आ गया n/t hν अपॉन एरिया। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको यही बोलिएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ से हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Nhν अपॉन A। ध्यान से टर्म्स को देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, और A क्या है, एरिया। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हम नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं क्या, IA अपॉन hν। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द कमिंग रेडिएशन, उसको हमने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम्स के टर्म्स में लिखा था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू Nhν अपॉन एरिया, ऐसे लिखे थे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू Nhν अपॉन एरिया। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को ऐसे लिख सकते हैं IA अपॉन hν। अच्छा, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा, तो यहाँ इसको रिप्लेस करिए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम आ जाएगा IA अपॉन HC, और ये लेमडा ऊपर चल जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला आ गया IA लेमडा अपॉन HC। अच्छा, ध्यान से देखिए। अच्छा, जो इंटेंसिटी इनटू एरिया है,
इंटेंसिटी इंटू एरिया, इसको पावर भी बुलाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का एक और फॉर्मूला आ गया, पावर इंटू लेमडा अपॉन एच सी, पावर इंटू लेमडा अपॉन एच सी। अच्छा, तो यहाँ से देखिए जो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पी इंटू लेमडा, यानी कि पावर और वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मान लीजिए पावर कांस्टेंट है किसी भी सोर्स के लिए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि जिसका लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उससे नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा निकलेगा अगर आप पावर सेम रख रहे हैं। तो लेमडा रेड का ज़्यादा होता है, तो रेड से निकलने वाला जो फोटोन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर विबग्योर। ठीक है, अगर मान लीजिए लेमडा सेम रखते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पावर के, तो जिस सोर्स का पावर ज़्यादा उससे नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो AIPMT में एक क्वेश्चन आया था कि आपको दिया था विबग्योर लिख के दे दिया, विबग्योर लिख के दिया, और विबग्योर में बोला आप जानते हैं इधर से आप इधर जाइएगा तो लेमडा बढ़ेगा तो पावर सेम रखने से नंबर ऑफ फोटोन रेड के लिए ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम रेड के लिए ज़्यादा होगा। तो ये AIPMT में पूछा गया था। अच्छा, एक कैलकुलेशन ट्रिक क्या है, आपने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला पढ़ा पी लेमडा अपॉन एच सी। अच्छा, एच होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, यस और नो, और सी होता है 3 इंटू 10⁸। इसको जब आप यहाँ पे रखिएगा तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है 5 इंटू 10⁻24, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। ये भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे, वो है क्वांटम एफिशिएंसी का। देखिए क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए किसी सरफेस पे कुछ फोटोन आके गिरा, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन एमिट किया कितने फोटोन गिरने पे, उसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। तो क्वांटम एफिशिएंसी आप सीधा सा बोल सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया क्वांटम एफिशिएंसी। अच्छा, क्वांटम एफिशिएंसी ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्वांटम एफिशिएंसी को मान लेते हैं आप x बोल दीजिए, तो x इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, इसको हम NPH बोल देते हैं, इसको हम NPH बोल रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम, इसको हम NE से डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखिए आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, यस और नो। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला आ गया क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको x से डिनोट करते हैं, इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला हम पीछे लिख के आए हैं, वो क्या होता था, वो होता था p लेमडा अपॉन HC। बोलिए, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम वो कितना होता था, p लेमडा अपॉन HC। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम हो जाएगा क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला एक और होता था IA लेमडा अपॉन HC। बस यही दो फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इमिटेड पर यूनिट टाइम का। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, और उसका फॉर्मूला होता है p लेमडा अपॉन HC या IA लेमडा अपॉन HC।
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आई होता है Q/T, Q को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। अच्छा आई को हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला आ रहा है क्वांटम इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो आई हो गया क्वांटम इफिशियंसी एक्स इंटू क्वांटम इफिशियंसी एक्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वांटम इफिशियंसी इंटू पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये करंट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं क्वांटम इफिशियंसी डिफाइन करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम, इनपुट क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं क्वांटम इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन को हम एनपीएस से डिनोट कर रहे हैं, क्वांटम इफिशियंसी को आप एक्स से डिनोट कर लीजिए, एक्स से डिनोट कर लिए तो इसको एन से। तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम आ गया क्वांटम इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा नंबर ऑफ फोटोन होता है पी लैम्डा अपॉन एस सी, तो आई ए लैम्डा अपॉन एस सी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ से फोटो करंट भी बोल सकते हैं। फोटो करंट होता है आई को बोलते हैं dQ/dt और Q होता है N इंटू ई। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकाल के आए हैं ऊपर, दैट इज क्वांटम इफिशियंसी इंटू पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो क्वांटम इफिशियंसी इंटू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्वांटम इफिशियंसी इंटू पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पावर ऑफ रेडिएशन सोर्स इज 100 वॉट। अच्छा पावर दिया है 100 वॉट एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 500 नैनोमीटर। इफ 100 फोटोन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपसे पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ये जो 100 फोटोन एमिट्स 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली आपको क्वांटम एफिशिएंसी दिया है। क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, 100 फोटोन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही क्वांटम एफिशिएंसी हो गया। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, क्वांटम एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या निकला, 1 इलेक्ट्रॉन, और इनपुट क्या किए थे 100 फोटोन, तो क्वांटम एफिशिएंसी आ गया 1/100। अच्छा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला आपको पता था, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इंसिडेंट पर यूनिट टाइम क्या होता था 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लैम्डा। अच्छा पावर है आपके पास 100 वॉट, लैम्डा है 500, इसको हम यूनिट में डालेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं आपको रिवाइज करवाता था, वो है क्वांटम इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ये तो निकाल सकते हैं, क्वांटम इफिशियंसी निकाल चुके हैं, क्वांटम इफिशियंसी भी दिया है। तो यहाँ से हम ये करके यहाँ से हम ये आ गया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या है, क्वांटम इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से आ गया। फिर आपके करंट पूछा है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एमिटेड पर यूनिट टाइम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ पुट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 1.5 मीटर वॉट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट आपको इंटेंसिटी दिया है 1.5, इट इज इंसिडेंट ऑन ए 1 सेंटीमीटर एरिया। अच्छा एरिया भी दे रखा आपको, ऑफ सरफेस एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम का क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता था आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। आई का भी इंटेंसिटी दिया है, एरिया दिया है, लैम्डा दिया है, एच सी का वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। एक याद रखिएगा कि एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है और एक ईयर में पाई × 10⁷ सेकेंड होता है।
जैसे आपसे एक और क्वेश्चन बोल दिया, आपको बोला कि एक सोर्स का लैम्डा 1 है 400 नैनोमीटर, उस सोर्स का पावर है 200 वॉट और उस सोर्स से फोटोन निकल रहा है इतना फोटोन पर सेकेंड। अब बोला कि उसी सोर्स का लैम्डा हम कर दिए 800 नैनोमीटर, पावर कर दिया हम 100 वॉट, तो उससे नंबर ऑफ फोटोन बताइए। तो आपको पता है नंबर ऑफ फोटोन जो है वो होता है पी लैम्डा अपन एच सी, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड कितना होता है पी लैम्डा अपन एच सी। तो यहाँ से देखिए एच सी तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी लैम्डा, तो इसका रेशियो ले लेंगे, दैट्स इट।